नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह दोस्तों हम प्रीलिम डोज आपके सामने डेली करंट अफेयर रखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज की न्यूज़ में क्या क्या चर्चाएं रहीं, तो उसकी बात करते हैं। और साथ ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी करंट के क्वेश्चन है उसको कवर किया जाए, जिससे कि आप लोगों को स्टेट पीसीएस और अन्य सारे एग्जामों में आपको अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिल सके। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं डेली की तरह। पहला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है दोस्तों? अमेरिका की खुफिया एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक साथ काम किया, जिसमें एक साथ पुलिस ने मिलकर 800 विश्व भर में 800 अपराधियों को एक साथ पकड़ा, गिरफ्तार किया। कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया? 800 अपराधियों को एक साथ विश्व भर में गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन विश्व भर में गिरफ्तार किया गया। 800 अपराधियों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के साथ पुलिस ने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया? विश्व भर में एक साथ 800 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कि कौन सी एजेंसी थी? अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी। कौन? FBI थी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी कौन थी? AFP। इसका टारगेट क्या था? इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के पीछे क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो विश्व भर में आतंकवाद फैला रहे हैं या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर रोक लगाना था। एक साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अमेरिका की खुफिया एजेंसी कौन सी? FBI। इसका पूरा नाम है दोस्तों फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया खुफिया का ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस। ठीक है, ये विश्व भर की पुलिस ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया खुफिया एजेंसी ने मिलकर विश्व भर में अपराधियों को पकड़ने के लिए ये अभियान ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड चलाया था, जिसमें 800 अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। इस मिशन से क्या फायदा हुआ? 150 से ज़्यादा हत्याएं को रोकी गई। इससे फायदा क्या हुआ? 150 से ज़्यादा हत्याओं को रोकी गई। 40 टन ड्रग्स तस्करी जब्त की गई। 40 टन ड्रग्स को तस्करी को रोका गया। और क्या हुआ था इसमें? $48 मिलियन की नकदी बरामद हुई। 48 मिलियन, कितना बड़ा ऑपरेशन था एक तरह से, $48 मिलियन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करें, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, फटाफट अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी? बुद्धदेव दास गुप्ता। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। है। और किस चीज से जुड़े हुए? प्रश्न पूछ देता कि इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस चीज से जुड़े हुए? बुद्धदेव दास गुप्ता किस चीज से जुड़े हुए हैं? फिल्मकार हैं। ये क्या हैं? फिल्मकार हैं और कवि हैं और विचारक भी हैं। फिल्मकार भी हैं, ये कवि भी हैं और विचारक हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि बुद्धदेव दास गुप्ता जिनका हाल ही में निधन है किस चीज से जुड़े हुए हैं? फिल्मकार हैं, कवि और विचारक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ई संजीवनी क्या है? आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूं। ई संजीवनी क्या है? एक टेलीमेडिसिन सेवा है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। 2019 में लॉन्च की गई थी, नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। क्या है इसका टारगेट? नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। तो टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा है। टेलीमेडिसिन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। टेलीमेडिसिन क्या है कि इसके
फ़ोन के माध्यम से या कॉल करके माध्यम से डॉक्टरों से बीमारियों का परामर्श ली जा सकती है, सुविधाएं ली जा सकती हैं, उनसे बात की जा सकती है किसी बीमारी को लेके, मतलब घर बैठे आप डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं किसी भी बीमारी को लेके। तो ये 2019 में शुरू की गई थी टेलीमेडिसिन सेवा। तो अभी चर्चा में क्या, अभी गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। परिवार कल्याण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो अभी न्यूज में क्यों है? अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि 60 लाख से अधिक लोगों को 60 लाख लोग परामर्श इससे ले चुके हैं। 60 लाख लोग और 16 परामर्श ले चुके हैं डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से, और 1600 से प्लस यानी अधिक डॉक्टर इस पे जुड़े हुए हैं और जो लोगों के परामर्श दे रहे हैं, लोगों का इलाज मतलब परामर्श देते हैं, बात करते हैं, उनको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 राज्य बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमें शुरू कर 10 राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें उनकी रैंकिंग अच्छी बनी हुई है। कौन से वो 10 राज्य हैं? उनमें से हमें 3 तो कम से कम हमें याद होना ही चाहिए। तो 3 से हम देख लेते हैं। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा राज्य कर रहा है? आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आपका है कर्नाटक और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनमें टेलीमेडिसिन की सेवा अच्छी चल रही है, यानी ये बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेलीमेडिसिन सेवा है ई संजीवनी, और ये कब शुरू की गई थी? 2019 नवंबर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। फटाफट से अगले टॉपिक पे मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे फटाफट। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। 1 मिनट, अगले टॉपिक पे देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है फटाफट देखते हैं। कॉर्पेट अभ्यास। कारपेट अभ्यास क्या है? जितने भी अभ्यास होते हैं 2 देशों के बीच में, वो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अभ्यास किन देशों के बीच में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो ये अभ्यास जो कारपेट अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच में है। भारत और थाईलैंड है इसमें कारपेट अभ्यास। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। क्या है ये, फटाफट बताइए कोई। 1 मिनट, फटाफट आप लोग बताइए क्या है कारपेट अभ्यास। कारपेट अभ्यास क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। ये समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या है? समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए, और व्यापार को बढ़ावा देने। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र के माध्यम से बहुत सारी तस्करियां होती हैं, बहुत सारे अवैध मछली का पकड़ी जाती हैं, और समुद्री रास्ते से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इन सारी गतिविधियों पे ये नजर डालने के लिए किया गया। आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद हो गया, अवैध तरीके से मछली पकड़ना, अवैध तरीके से क्या करना? मछली पकड़ना और तस्करी करना। ये सारी चीजों पे क्या करना है? इसको रोक लगाना है। और ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो भी अवैध गतिविधियां समुद्र के मार्गों के माध्यम से की जाती है, समुद्र में की जाती हैं, उन सारी चीजों पे रोक लगाने के लिए कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया गया। किसके बीच में है? भारत और थाईलैंड के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। IIT खड़गपुर न्यूज में अभी चर्चा में क्या है देखते हैं। IIT खड़गपुर न्यूज में क्या चर्चा है? अभी इसने एक IIT खड़गपुर ने एक तकनीक विकसित की है। कौन सी तकनीक विकसित की है? IIT खड़गपुर ने एक तकनीक विकसित की है जो प्रारंभिक जो चक्रवात आते हैं उनका पता लगाने के लिए किया है। चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीक विकसित की है। प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीक का विकसित किया, उसका नाम का है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक।
ये मतलब प्रारंभिक चक्रवातों का पता करने के लिए एक तकनीक विकसित की है किसने, IIT खड़गपुर ने। क्या है, हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका एक तेजी से तेजी उस पर काम करके पता लगा सकता है कि कैसा चक्रवात किस टाइप का है, मजबूत है या कमजोर है, या इसका विकास किससे होगा, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए IIT अभी आप लोगों ने देखा हाल ही में 2 चक्रवात आए, अभी देखा होगा आपने, एक ताउते और यास नाम का चक्रवात आया था। इसी परिप्रेक्ष्य में IIT खड़गपुर ने एक टेक्नोलॉजी विकसित कर दिया, अर्ली साइक्लोन, प्रारंभिक चक्रवात को पता है। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, मिटा दिया जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं फटाफट, क्या है अगला टॉपिक, ऑपरेशन पेंजिया। ऑपरेशन पेंजिया 15, ऑपरेशन पेंजिया। जितने भी ऑपरेशन होते हैं या अभ्यास होते हैं कोई भी देशों के बीच, वो जरूर पूछे जाते हैं। ऑपरेशन पेंजिया, ऑपरेशन पेंजिया 14, ठीक है। क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा देश में जब से डिजिटल युग आया है, दवाओं की बिक्री ऑनलाइन होने लगी। बहुत सारी फार्मेसी जो कंपनियां अपने दवाओं की बिक्री ऑनलाइन करने लगी, ठीक है। इसमें जब बिक्री ऑनलाइन होने लगी है तो उसमें सबसे बड़ी बैड पॉइंट क्या हुआ है, बैड पॉइंट ये हुआ कि बहुत सारी नकली दवाएं और अवैध दवाओं का बिक्री ऑनलाइन के माध्यम से बेची जा रही थी, अभी भी बेची जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारे क्या नाम है, ऑनलाइन दवाओं को रोक लगाने के लिए ऑपरेशन पेंजिया चलाया। क्या चलाया, ऑनलाइन दवाओं की जो फार्मेसी हैं, ऑनलाइन दवाओं की जो दवाओं की बिक्री होती है उनको रोक लगाने के लिए ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया, कि ताकि ऑनलाइन के माध्यम से जो भी नकली दवाएं बेची जा रही हैं या अवैध दवाएं बेचा जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सारी दवाएं ऑनलाइन अवैध नकली दवाओं को इनको रोक दिया जाए। तो बहुत सारे ऑपरेशन पेंजिया के तहत ऑनलाइन फार्मेसी को बंद कर दिए गए, बहुत सारे ऑनलाइन फार्मेसी को क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। ये इसका उद्देश्य था, ऑपरेशन पेंजिया 14 चलाया गया, ताकि ऑनलाइन के माध्यम से दवाओं की बिक्री की जा रही है, नकली दवाओं की या अवैध दवाओं की, उनको रोका जा सके। उनको रोकने के लिए ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया, ठीक है। और इसको चलाने के पीछे कौन सा, इंटरपोल द्वारा ये चला गया। इंटरपोल के बारे में हमने आपको बताया था, 52 देशों में चलाया गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट से अगले टॉपिक देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारे काम की, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है जीआई प्रमाणित आम। जीआई प्रमाणित आम, जीआई प्रमाणित आम, जीआई प्रमाणित आम। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। अब जीआई के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं। हालांकि जीआई का मतलब ये होता है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष चीज को जानने, कोई प्रोडक्शन है या कोई भी चीज है जो फेमस है, उसे जीआई टैग गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है, जो 10 साल के लिए वैलिड होता है। यानी उसका जैसे मान लीजिए कोल्हापुरी का चप्पल या क्या नाम है, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, ये सारी चीज़ों को मतलब किसी विशेष क्षेत्र में फेमस है, आप उसका नाम देके आप दूसरे क्षेत्र में नहीं बेच सकते हैं। क्या कि पश्चिम बंगाल का ये आम, अरे रसगुल्ला है, तो इसी को पेटेंट के थ्रू जीआई टैग दे दिया जाता है और उसके नाम पे कोई दूसरा नहीं बेच सकता जब तक कि वो या राज्य या जिला या वो प्रोडक्शन आपको अनुमति नहीं देता है। तो ये होता है जीआई टैग। तो जीआई प्रमाणित आम, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, बहरीन कंट्री जो है, बहरीन जो देश है, उसमें क्या किया गया है, 16 कैटेगरी के आमों को क्या किया गया है, भेजा गया है, जिसमें से 3 जो है आम जीआई टैग प्रदान है। एक आम है पश्चिम बंगाल के 2 आम है, उनका नाम पश्चिम बंगाल के जो जीआई टैग प्रदान आम है पश्चिम बंगाल से है, और एक बिहार से है। तो देखते हैं कौन कौन से आम है बिहार के, अभी बहरीन में निर्यात किया गया है, ठीक है। तो 16 आमों की कैटेगरी को जीआई बहरीन के लिए निर्यात किया गया अभी इसी सेशन में। और वो कौन, और जिनमें से 3 को क्या है, जो 3 आम है वो जीआई टैग द्वारा जीआई प्रमाणित है, और 3 आम कहाँ के हैं, वो पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं। तो उन जो आम है उनको नाम जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आम है लक्ष्मण भोग, पश्चिम बंगाल का क्या सा है, लक्ष्मण भोग, उनका नाम, आम का नाम याद करना बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है, लक्ष्मण भोग। और दूसरा कौन सा है, खिसीपति, ठीक। पहला आम कौन सा है, पश्चिम बंगाल का लक्ष्मण भोग, खिसीपति, और बिहार का जर्दालू आम।
और अभी एक न्यूज और थी कि जर्दालू आम को जो है राष्ट्रपति भवन में भी भेजा गया है, बिहार का जो आम है। तो ये तीन जो आम है जीआई टैग प्रावधान है और इसे भी बहरीन में निर्यात किया गया है। तो जानना बहुत जरूरी, कौन क्या नाम आम का नाम है, कौन से राज्य का है, जर्दालू बिहार का है, पश्चिम बंगाल का, लक्ष्मण होगा किसकी प्रति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े जाए, फटाफट देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो डेली दोस्तों लाइक किया करिए वीडियो को, सब्सक्राइब किया चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, चलिए ऑपरेशन पेंजिया भी समझ में आ गया होगा, मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ देखते हैं फटाफट, अगली न्यूज़। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है देखते हैं, अगली न्यूज़ देखा जाए, रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी, रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी, रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी। हो सकता है लिखावट में गलतियां हो जाएं, उस पर आप मत जाइएगा, आवाज़ों पे जाइए, समझने की कोशिश करिए क्या न्यूज़ है। रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी अभी जो है आपने देखा होगा कि एलपीजी की बुकिंग जो होती है, जो हमारा सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर एलपीजी, उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ठीक, अभी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम जैसे जिस मान लीजिए हमारा कंपनी है इंडियन या भारत या एचपी, तो जो हमारा निकट में हमारा जैसे जो कस्टमर जहाँ एजेंसी होती है उसके माध्यम से हम अब क्या करते हैं, बुकिंग कर वहाँ से मंगा लेते हैं। ठीक है, अब इन रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी में एक पोर्ट ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो ग्राहक, जो कस्टमर सर्विस अच्छा दे रहा है आपके एरिया में, आपको लगता है कि ये कस्टमर अच्छा दे रहा है, हमारा इंडियन का है, लेकिन हमारा जो एजेंट है या हमारी जो सर्विस सेंटर है जहाँ से हम लाते हैं गैस या हमारा गैस आता है, वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा, तो हमें पोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है कि हम किसी भी एक अच्छे पोर्टेबिलिटी को मोबाइल ऐप पे हम देख सकते हैं, उनकी रेटिंग दी हुई होगी, उनकी रेटिंग दी जाएगी दुकानदारों की कि उनकी रेटिंग क्या है, उनकी सुविधाएं क्या है, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो उनको हम उस पर ऑप्शन पे क्लिक करके पोर्ट के माध्यम से पोर्ट करा सकते हैं कि हम इनसे लेना चाह रहे हैं गैस। ठीक है, तो हमें पोर्ट करने की ऑप्शन मिलता है और ये ऑनलाइन में हम चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप कि इसमें पोर्ट करके हम जो ग्राहक हम जो जिस दुकानदार को चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं। और नेट पे ऐप के माध्यम से उसमें दुकानदारों का नाम दिया होगा, उनकी रेटिंग भी दी होगी कि कौन सा दुकानदार कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं बार बार जिस कस्टमर से लेना चाह रहे हैं। तो समझ में आया कि और किसके लिए, एलपीजी ग्राहकों के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। ठीक है, देखते हैं। बीस मेगावाट पवन ऊर्जा, 20 मेगावाट पवन ऊर्जा, 20 मेगावाट पवन ऊर्जा, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि पवन ऊर्जा के माध्यम से 20 मेगावाट ऊर्जा बनाने की बात की गई है, यानी 20 मेगावाट भारत में 20 मेगावाट पवन ऊर्जा के माध्यम ऊर्जा बनाने की बात की गई भारत में। ठीक है, कब तक, 2025 तक, 2025 तक पवन ऊर्जा के माध्यम से 20 मेगावाट बिजली बनाने की बात की गई है। और कौन बनाएगा इसमें, तो इसका टारगेट क्या है, 2021 से लेके 25 तक ही चलेगा, 2021 से लेके 25 तक चलेगा। ठीक है, कितने मेगावाट भारत में, 2021 से लेकर 25 तक 20 मेगावाट। तो ये न्यूज है, कौन बनाएगा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के माध्यम से कितना मेगावाट बिजली बनाने की बात हुई, 20 मेगावाट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और जो भी क्वेरी जो आपको बार बार पूछा करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। हो गया कॉर्पोरेट, हो गया IIT खड़गपुर, हो गया। हाँ, अब है WHO की तरफ से, WHO की एक न्यूज़ है, क्या देखते हैं क्या है। WHO की न्यूज़ है, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पुस्तिका जारी की है खाद्य जनित रोगों से, क्या है, खाद्य
जो भोजन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके रिपोर्ट में एक पुस्तिका जारी करी है, खाद्य जनित रोगों से रिलेटेड, कि भोजन के माध्यम से जो बीमारियां होती है उस पर संबंध में, जैसे भोजन से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, डायरिया हुआ, दस्ताना, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पता है कि नहीं हुआ। तो जो भोजन से जनित बीमारियां होती है उसके संबंध में क्या किया WHO ने, एक पुस्तिका जारी करी है, यानी एक रिपोर्ट है एक तरह से, ठीक है। नीचे की मिटा दिया जाए, क्या है इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, और इसका जारी करने के पीछे क्या है, एक डाटा मिलेगा, डाटा होगा तो आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ताकि उस पर काम किया जा सके, ताकि खाद्य से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। इसके पीछे रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में 10 में से एक बच्चा, 10 में से एक लोग, रिपोर्ट में कहा, इस पुस्तक में कहा गया है कि 10 में से एक लोग जो है खाद्य जनित रोगों से ग्रसित है। मतलब 10 व्यक्ति हैं, उनमें से एक लोग क्या है, खाद्य जनित रोगों से ग्रसित है। समझ में आ गया होगा। और ये कह रहे हैं कि लगभग 200 मिलियन लोग बीमार हो जाते हैं, लगभग 220 मिलियन लोग प्रत्येक वर्ष खाद्य जनित रोगों से बीमार हो जाते हैं, ठीक है, मिलियन लोग बीमार हो जाते हैं, जिसमें से लगभग आंकड़ा दिया गया कि 96,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 96,000 लोगों की मौत होती है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, और इस डाटा से ही क्या पता चलेगा, तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। किसने जारी किया, WHO ने जारी किया, खाद्य जनित रोगों की पुस्तिका जारी की। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए, फटाफट मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया करिए साथ में आप लोग, ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार देखेंगे। अभी देखिए PCS का एग्जाम जो है 24 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा, आप कंटिन्यू जून से बने रहेंगे। तो चलिए अब एक अगली न्यूज़ है, यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय ILO की, यूनिसेफ और ILO के संदर्भ में एक न्यूज आई है। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन, ठीक है। क्या है रिपोर्ट, देखते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया, यूनिसेफ और ILO ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी करी, इसमें कहा गया कि 2 दशकों में बाल श्रम में लगातार वृद्धि की गई। इस रिपोर्ट में क्या गया है, तो पिछले 2 दशकों में यानी 20 सालों में बाल श्रम में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, बाल श्रमिकों में वृद्धि हो रही है, यानी बाल मजदूर जो बच्चे हैं उनके में क्या हो रही है, मजदूर बाल श्रमिक काम करने वाले को लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब और क्या कहा गया इसमें, 2020 तक, लगभग 2020 तक का डाटा किया गया है, 2020 का डाटा दिया गया है, 2020 तक लगभग, डाटा याद करने की जरूरत नहीं, लगभग 160 मिलियन बाल श्रमिकों की संख्या थी। कितने श्रमिकों की संख्या थी, बाल श्रमिकों। ये डाटा याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना कि कौन किसने जारी किया था, किस पे रिपोर्ट है, यूनिसेफ और ILO की बाल श्रमिकों पे बाल रिपोर्ट है। तो अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की महामारी आने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग घर में काम करने वाला कोई बचा नहीं, या बहुत सारे घर में बच्चों गार्जियन की मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, काम करने लगेंगे, तो बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी। और ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि महामारी कोविड-19 आने की वजह से 10 में से एक बच्चा बाल श्रमिक की ओर मुड़ रहा है, यानी बाल श्रमिक हो जा रहा है, यानी बाल काम करने लग रहा है। तो 10 में से एक बच्चा क्या हो रहा है, काम करने लग रहा है। 10 में से एक बच्चा बहुत बड़ी बात है। अगर यानी 100 में से 10 बच्चे क्या होंगे, बाल श्रमिक के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके महामारी ने उनके सब कुछ रोजगार वगैरह छीन गया है, बहुत सारे काम बंद हो गए हैं, या उनके खाने पीने के पैसे नहीं हैं। तो इस संदर्भ में एक मतलब जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व भर की बात हुई है, ठीक है, विश्व के संदर्भ में कहा गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लेते हैं कौन से और न्यूज हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ हो सकता है पूरी कंप्लीट हो गया न्यूज। ये रहा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था और हमने 11 न्यूज़ों पर बात करी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया करिए, ताकि हमें भी ऊर्जा मिले और आपको भी ऊर्जा मिले। और पढ़ने में जो मज़ा आता है उससे ज़्यादा किसी चीज़ में और मज़ा नहीं है। और फ़ायदा मिलेगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। और हम लोग एक बेहतर से बेहतर काम करने में आपके लिए प्रयासरत रहेंगे और आगे
आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम माध्यम से जुड़िए, यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए, जो भी कमियां कमेंट बॉक्स में दिया करिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, डेली हम आप लोगों के सामने रखें। धन्यवाद दोस्तों।